हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुक से ही आप समझ गए होंगे, क्लास 10th पे आज हमारी वीडियो आने वाली है। बुक है हमारी साइंस की। तो साइंस सब्जेक्ट से हम बहुत प्यारा चैप्टर लेके आए हैं क्लास 5 से, लाइफ प्रोसेस। तो सीधा चलिए चैप्टर पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस हार्ड बना हुआ है। चैप्टर बहुत प्यारा है और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए क्योंकि चैप्टर भी बड़ा मज़ेदार है और प्यारा भी है और बड़ा भी है। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम पार्ट्स में देखेंगे ताकि हमें बोरियत भी फील ना हो और चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सके। तो ठीक है, सीधा स्टार्ट हम करते हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस से। तो जैसा कि आप साइंस स्टूडेंट है और देख पा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, तो होता क्या है लाइफ प्रोसेस, कि अगर लाइफ में सबसे पहले हमें क्या पता लगता है कि इंसान जीवित है या मर गया है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है? ठीक है, वो उसकी बॉडी, हार्ट, लंग्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सबसे पहला हम देखते हैं कि वो सांस लेता है, तो हमें पता चलता है कि वो जिंदा है। ठीक है, और पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, जानवर का कैसे पता चलता है, इंसान का कैसे पता चलता है। तो इन सभी मज़ेदार चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेस में। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव? तो कैसे हमें पता चलता है कि डिफरेंस कि कोई जिंदा है या जिंदा नहीं है? इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और ए काउ चूइंग कट और ए मैन shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हाँ, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि अगर कोई कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है, और गाय जो है अपना मुंह चला रही है और आदमी चिल्ला रहा है गली में, तो वो सब क्या है? लिविंग बींग्स है। व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन विल स्लीप? जब वो चुप हो के सो जाते हैं रात में, तो कैसे पता लगता है कि वो जिंदा है या नहीं है? तो वी would still think that they were alive, but how did we know that? ठीक है, हमें पता तो है वो जिंदा है, पर हमें पता कैसे चला कि वो जिंदा है? We see them breathing and we know that they are alive. हमें पता चलता है कि वो सांस ले रहे हैं और सांस लेने से हमें पता लग जाता है कि वो जिंदा है। What about plants? कि प्लांट्स के बारे में कैसे पता चलता है? How do we know that they are alive? कि हमें प्लांट्स के बारे में कैसे पता लगेगा कि वो जिंदा है या मर गया है? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट के ग्रोथ पे। ठीक है, वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट द प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? अगर हम ये कहते हैं कि उनके पत्ते ग्रीन हैं, ठीक है, तो वो जिंदा है। और उसके बारे में क्या कोई चीज़ जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। जब हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ वो बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अलाइव। सम विल से, इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। ठीक है, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल्स कैन बी ब्रेथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। आप ये देखते हो कि कई प्लांट ग्रोथ तो नहीं कर रहे हैं, पर तब भी वो जिंदा होते हैं। और कुछ एनिमल्स जो है सांस तो ले रहे होते हैं पर दिखता ही नहीं। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। ठीक है, तो मूवमेंट्स ऑफ ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी के सांस लेने जिंदा नहीं देख सकते हो, तो आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि जो हमें आँख से नहीं दिखते, पर वो भी अलाइव है। ठीक है, मतलब जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज दिस इंडिविजुअल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ वी आस्क द क्वेश्चंस टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them. वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स की बात छोड़ो, आप वायरस जो होते हैं उनको भी आप देख नहीं सकते कि वो अलाइव, अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, जबकि वो कई सेल्स को ख़राब भी कर देते हैं,
तब तक हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे बॉडी के अंदर है। एंड दैट इज़ पार्शली वाई देर इज़ ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट्स needed for life? Molecular movements को life needed for life. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. ठीक है, हमने पहले क्लासों में देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव सम स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। हम ये पढ़ चुके हैं, टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज़ के बाद टिश्यूज़ के अपने सेल्स होते हैं, ठीक है, और सेल्स के छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। ये हम देखते हैं कि नेचर में ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और ये अपने हिसाब से समय के साथ साथ चेंजेस होते हैं, ठीक है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर इनका ऑर्डर टूट गया, मतलब दिल ने धड़कना बंद कर दिया, तो वो इंसान वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर ये ऑर्गेनिज्म का ये जो ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, जो इनका एक सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो गया, तो वो अलाइव दोबारा नहीं होता। सो लिविंग क्रिएचर्स आर मस्ट कीपिंग रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. What are the maintenance process in living organisms? Let us explore. अब maintenance process होता क्या है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले what are life process? Life process क्या होता है? The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting. तो कह रहे मेंटेनेंस फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तब काम करता है जब हमारी बॉडी कोई काम नहीं करती, इवन हम बैठे होते तब भी। सिटिंग इन क्लास, इवन वी आर जस्ट asleep, द मेंटेनेंस ऑफ जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। चाहे हम सो रहे हों, चाहे जाग रहे हों, मतलब चाहे चेयर पे बैठे हों, कुछ भी हम कर रहे हो, पर हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो काम करता रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेस। और जो प्रोसेस है जो इस मेंटेनेंस के जॉब को करता रहता है, मतलब हमारी चीज़ों को, बॉडी के फंक्शन को चलाता रहता है, रिपेयर करता रहता है, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये इसके लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो हम बॉडी के बाहर से लेते हैं। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म विच विल कॉल फूड। इस प्रोसेस को करने के लिए जो हम बाहर से एनर्जी लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खाना। To the inside, a process we commonly call nutrition if the body size of the organism is to grow। और उस खाने से हमें जो न्यूट्रिशन मिलती है उससे से हमारे बॉडी को ग्रोथ मिलती है। एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। और बाकी जो कच्चे चीज़ें हैं वो भी हमें बाहर से मिलता है। आप कहेंगे कैसे, तो आप देख सकते हैं कि आप पानी भी बाहर से ही लेते हैं पीने के लिए, जो आपके शरीर को ज़रूरत होती है। खाना भी आप बाहर से ही खाते हैं, फूड, मिल्क हो, चाय, आप भी वो भी बाहर से ही लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ह्यूमन बॉडी जो भी खाना एक्सेप्ट करता है वो बाहर से ही लेता है, और बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें फूड से ही मिलती है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, तो लाइफ जो हमारा टोटली डिपेंड है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे है, ठीक है। Most of these food structure are also carbon based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. तो हमारा जो फूड जो लेते हैं हम वो भी कार्बन बेस्ड होता है, और उसी से हमारे बॉडी को सोर्सेस मिलते हैं। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism.
these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. जो हम आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं वो क्या करते हैं, अंदर जो है वो बॉडी के टूटता है और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है, and must be finally converted into uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as the kind of molecules in the body needs to grow. आप छोटी क्लासों में भी आप पढ़ चुके हैं कि जो आप खाना खाते हैं तो आप खाने तो सॉलिड में फॉर्म में खाते हैं, पर अंदर जाके वो हम जब च्यूइंग करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में बॉडी के जिस जिस पार्ट्स को जो जो ज़रूरत होती है वो अपने आप उससे ले लेता है. फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस बॉडी आर नेसेसरी, और इसके लिए केमिकल रिएक्शंस ज़रूरी होता है. और आपको ये भी पता है कि हमारा खाना जो है हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है, उससे क्या होता है खाना जलता है और जो जिसको जो जूस के फॉर्म में निकलता है, लिक्विड के फॉर्म में निकलता है और बॉडी के हर फॉर्म में पहुंच जाता है. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, ठीक है. और जो मेन जो है इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस जो है वो केमिकल्स को अलग कर देती, तभी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है. फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और हमारी बॉडी क्या करती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, बाहर से ही लेती है. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we cell respiration. जो हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर से वो क्या करता है, हमारे खाने को तोड़ने के काम करता है, और वो खाने को तोड़ने का काम करता है और फिर क्या करता है, बाकी रेस्पिरेशन के जरिए बाकी सेल्स तक पहुंचा देता है. इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर टेकिंग इन फूड, जो वो जब फूड लेते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organisms, all the cell may not be in direct contact with the surroundings environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of the all other cells. वो कह रहे हैं कि जब सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होता है उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता, तो फूड एक्सचेंज करने के लिए क्या करता है, गैसेस और रिमूवल वेस्ट को निकालने के क्या करता नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो इनका इंटायर सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का वो कांटेक्ट होता है इन्वायरमेंट के, जबकि हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता, हमारे सब जो कुछ भी होता है वो अंदर होता है, ठीक है. अब ये कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, कब होगा, क्या होगा जब बॉडी साइज जो ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज हो जाएगा. तो वो कह रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. उसमें क्या होता है, जब मल्टी सेलुलर में होता है कि उसमें सारा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता, पर सब सिंगल वाले होते हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ही होते हैं. तो उसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल. तो सिंगल वाले में क्या होता है कि उनको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम सेल्स की, ठीक है. तो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर और organisms various body parts have specialized in the function of they perform. हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी पार्ट्स वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा और मल्टी सेलुलर होने से क्या होता है कि हर सेल का अपना अपना काम होता है, और सिंगल सेल में ऐसा नहीं होता, वो नेचर पे डिपेंडेंट होता है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है. एंड व्हेन वी आर फैमिलियर फ्रॉम विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, और हम इस अच्छे से जानते हैं टिश्यूज़ के बारे में, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़. हाउएवर द पोजेस ए प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन नीड अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम. हम ये भी जानते हैं कि फूड ऑक्सीजन सिर्फ एक पार्ट को नहीं चाहिए होता, कि बॉडी के हर पार्ट को
चाहिए होता है, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए होता है। हाथ को अपना काम करना होता है, पैर को अपना काम करना होता है, स्टमक को अपना काम करना होता है, लंग्स को अपना काम करना होता है, तो सबको सब उसी से एनर्जी लेते हैं। दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन द बॉडी। तो इसके लिए कि भाई खाना अपने आप तो नहीं पहुंच सकता, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा होता है हमारी बॉडी में, जो खाना और ऑक्सीजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अपने आप पहुंच सके। When a chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for energy generation, ठीक है, और ये किससे थ्रू होता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। द वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जो हमारी बॉडी को जो चाहिए होता है वो लेके जो हमारा वेस्टेज है वो निकल जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स ऑफ द फॉर अ बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to auxiliary tissues। ये मल्टी सेलुलर जो बॉडी का ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है जो हमारा क्या करता है, टिश्यू जो लेता है, एनर्जी ले लेता है, उसके बाद जो एक्सक्रीशन प्रोसेस से सारा ट्रांसपोर्ट होकर बाहर निकल जाता है। लेट अस कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन से, कि बॉडी में किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है, कौन से कैसे हम न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज मैंने जैसे बताया था कि पार्ट वन जो है आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है, बोरियत भी हो जाती है। इसके आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आप कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे कर देंगे, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी वीडियो बना के जो क्वेश्चंस की वीडियो में सारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ तक वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन वीडियो के अंत तक जिन्होंने देखा है उनको कोई भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट हो, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो नए आए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो अब तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।